नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया। प्रेमिका का नाम श्रद्धा था और वो लिव इन रिलेशनशिप में अपनी प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहती थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि श्रद्धा उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और इसे लेकर उन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आफ्ताब के द्वारा दिल्ली पुलिस को जो बताया गया है वो बेहद खौफनाक है। इंडिया टुडे के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को भी उन दोनों के बीच बहस हुई। उस दिन आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफ्ताब ने धारदार हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा। अगले 16 दिनों तक वो रात के अंधेरे में बाहर जाता था और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में टुकड़ों को फेंक देता था। फ्रिज में रखे शव के टुकड़ों से बदबू ना फैले, इसके लिए वो कमरे में अगरबत्ती भी जलाता था। श्रद्धा के पिता विकास मदान ने 8 नवंबर को दिल्ली के महरौली पुलिस थाने में बेटी का अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले मदान ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी श्रद्धा मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी और तब उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई। इसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और दिल्ली आ गए। उन्होंने शिकायत में कहा है कि परिवार वालों ने इसका विरोध भी किया था। श्रद्धा और आफ्ताब ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में कमरा किराए पर लिया और साथ रहने लगे, लेकिन मई 2022 के बाद से ही उनका अपनी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने आफ्ताब को छतरपुर में स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब के द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने के लिए दिल्ली के कुछ जंगलों में गई और वहां उसे हड्डियां मिली। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के मामले में प्रेमी आफ्ताब ने दिल दहला देने वाले खुलासे दिल्ली पुलिस के सामने किए हैं। आफ्ताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। बता दें कि 26 साल की श्रद्धा और 28 साल का आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते थे। आफ्ताब ने पुलिस को बताया है कि शव की बदबू अपार्टमेंट में ना फैले, इसके लिए वो अगरबत्ती जलाता था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों के मुताबिक आफ्ताब अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर देखता था और इससे प्रभावित था। 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब अगले 16 दिन तक शव के टुकड़ों को बैग में रखकर महरौली के जंगलों के अलग अलग इलाकों में फेंकता था। इसके लिए वो रात को 2 बजे के बाद घर से निकलता था। कुछ दिन पहले श्रद्धा के एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई को बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। इस पर श्रद्धा के पिता दिल्ली आए और जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहां उन्हें ताला लगा मिला। इसके बाद उन्होंने महरौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह कोर्ट 17 नवंबर को अपना फैसला सुना सकती है। फास्ट ट्रैक को यह तय करना है कि इससे संबंधित याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं है। ज्ञानवापी में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किए जाने के बाद एक पक्ष ने इस कैंपस को उसे सौंपे जाने और यहाँ पूजा की इजाजत मांगी थी। 12 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस जगह की सुरक्षा किए जाने का समय बढ़ाने का निर्देश दिया था। याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इस मुद्दे को सिविल जज सीनियर डिवीजन M.K. पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हल होना है। 27 अक्टूबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद इसी कोर्ट ने 12 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला 14 नवंबर को सुनने की बात कही, लेकिन अब इसे 17 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात बीजेपी की बागियों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह का रविवार को पूरा दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बागियों से बातचीत करते हुए बीता। इसके बाद उन्होंने गुजरात को चुनाव के नजरिए से 4 हिस्सों में बांटा और जिम्मेदारियां सौंपी। इस बीच गुजरात की वडबान विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित जिग्ना पांड्या ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 6 बार के बीजेपी विधायक मधुभाई श्रीवास्तव ने बगावत करते हुए निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। अमित शाह रविवार को सीधे दिल्ली से गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय कमलम पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। पार्टी के कई असंतुष्टों को पहले से ही पार्टी दफ्तर बुलाकर बैठाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में बताया गया है कि शाह ने टिकट से वंचित बीजेपी विधायक राजेंद्र त्रिवेदी से बंद कमरे में बात की। राजेंद्र को वडोदरा के रावपुरा से इस बार टिकट नहीं मिला। त्रिवेदी बगावत पर उतारू हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। शाह ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की।
पार्टी द्वारा रमन पटेल को फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने के बाद उत्तर गुजरात के बीजापुर से पार्टी कार्यकर्ता अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कमलम पहुंचे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मध्य गुजरात में वागोडिया के बाहुबली और 6 बार के बीजेपी विधायक मधुभाई श्रीवास्तव ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। मधुभाई ने सीएम गुजरात भूपेंद्र पटेल के बारे में कहा, उनकी नहीं चल रही है। मधुभाई श्रीवास्तव गुजरात दंगे 2002 में आरोपी भी थे। वडोदरा के 2 अन्य बीजेपी विधायक भी बगावत की राह पर हैं। कुछ ऐसा ही हाल सौराष्ट्र के केशोद में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक अरविंद लदानी ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह 84 विधानसभा क्षेत्र से झंखाना पटेल को हटाए जाने का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सौराष्ट्र की कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की मांग भी उठ रही है। इस बीच वडबान से पार्टी द्वारा मैदान में उतारी गई जिग्ना पांडे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो रविवार को गांधीनगर में पार्टी दफ्तर पहुंची और पार्टी नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी नेताओं को एक पत्र लिखकर कहा है उनकी जगह पर किसी और को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। बता दें, बीजेपी ने इस बार गुजरात में भी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको ऐसा करने के लिए कहा गया। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार को डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। अब इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी इस चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाएगी। उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन के दौरान डिंपल यादव के साथ उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। अक्टूबर के थोक महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं और ये सितंबर के मुकाबले कम हुई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 8.39% पर आई है। महीने दर महीने आधार पर देखें तो इसमें गिरावट देखी गई है। इस आंकड़ों का मतलब है कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अक्टूबर महीने में थोड़ी राहत मिली है। सितंबर में थोक महंगाई दर 10.7% थी और इसके पिछले महीने यानी अगस्त में 12.41% थी। यानी महीने दर महीने के हिसाब से ये लगातार घट तो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अपने दौरे के बीच वो 10 देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो विभिन्न भाग लेने वाले देशों के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बता दें, G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम यानी एक धरती एक परिवार एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी। केंद्र सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के पहले सप्ताह के लिए मामले को स्थगित कर दिया और सरकार को 12 दिसंबर तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें, 11 जुलाई 1991 में लाए गए इस कानून के तहत सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखा जाएगा जैसे वो 1947 में थे। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब देश में अलग अलग धार्मिक जगहों को लेकर विवाद हो रहा है और इस कानून को बदलने की मांग हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस ने 72 घंटे के भीतर 2 फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आव्हाड ने कहा है कि वो पुलिस की इस क्रूरता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही विधायक के पद से भी इस्तीफा देंगे। बताना होगा कि मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध करने के चलते ठाणे पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड और 11 अन्य लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि शनिवार को उन्हें ठाणे की एक सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के सैकड़ों उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ अपने पर्चे दाखिल किए। एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा छोटे दलों ने भी पूरी ताकत झोंकी है। दिल्ली के शराब स्कैम मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खास सहयोगी और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे विजय नायर को सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि इसी मामले में विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोनपल्ली सीबीआई की कस्टडी में काफी दिनों से हैं। इन दोनों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ईडी ने दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर गिरफ्तार कर लिया। ये तकनीकी गिरफ्तारी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और खासकर सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ाने वाली है। सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा की गवाही किसी भी समय हो सकती है, उसके खुलासे मीडिया तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसे में एमसीडी और गुजरात चुनाव में आपकी उम्मीदों पर असर पड़ेगा। दिल्ली दंगों के आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के 16 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि ये एक अंतरिम आदेश है। वहीं हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि एक ही घटना के लिए 2 एफआईआर नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसने हुसैन को एक अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है कि उनके खिलाफ एक ही घटना से उत्पन्न समान अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं और उन्हीं अभियोजन पक्ष के गवाहों पर जांच एजेंसी ने भरोसा किया है। आज G20 समिट के मौके पर इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को इस रिश्ते को आगे ले जाने की जरूरत है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर अच्छा लगा। पिछली बार हम दावोस में 5 साल पहले मिले थे। जब से आप राष्ट्रपति बने हैं हम लोग ऑनलाइन कॉल पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन आमने सामने मिलने से बेहतर कुछ नहीं। आज हम आमने सामने मिले हैं। हम लोगों ने अनुभव से सीखा है। इतिहास से अच्छी किताब दूसरी नहीं है। इतिहास को आईने की तरह लेना चाहिए। अभी अमेरिका और चीन के रिश्ते उस दौर में हैं जब हमें ध्यान रखना है। 2 बड़े देशों के नेता के तौर पर हमें सही फैसले लेने होंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि हमें द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही दिशा तलाशनी है ताकि हम अपने रिश्तों को आगे ले जाएं और बेहतर बना पाएं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जिनपिंग से सहमति जताते हुए कहा कि आमने सामने की मुलाकात के अलावा कम विकल्प बचे हैं। बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि दोनों देश जलवायु परिवर्तन और असुरक्षा समेत दूसरे जरूरी वैश्विक मुद्दों पर साथ काम कर सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया दोनों देशों से पार्टनरशिप की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दोनों देशों से ही पार्टनरशिप की उम्मीद है। T20 विश्व कप के बाद आईसीसी ने 6 टीमों के खिलाड़ियों को लेकर एक टीम बनाई है, जिसमें भारत की ओर से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है। 6 अलग अलग देशों की टीम से 11 खिलाड़ियों को आईसीसी ने मोस्ट वैल्यूएबल टीम में जगह दी है। इस टीम में भारत सहित T20 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड, रनर अप पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।